नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे करेक्ट द सेंटेंस और एम्फेटिक सेंटेंस। वाक्य को सही करना भी सीखेंगे कि वाक्य में यदि कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कैसे करेंगे और एम्फेटिक सेंटेंस प्रभावशाली वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले हम चेंज टेंस पढ़ चुके हैं। उन चेंज टेंस में हमने सभी टेंसों के स्ट्रक्चर देखे थे। एक बार पुनः इन स्ट्रक्चरों को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे करेक्ट द सेंटेंस। तो देखिए, करेक्ट द सेंटेंस की यदि हम बात करें तो वाक्य को शुद्ध करना कहलाता। आप शुद्ध कैसे करते हैं? पहला नियम है सहायक क्रिया को सही करके। मतलब हो सकता है वाक्य में सहायक क्रिया गलत दी गई हो, सब्जेक्ट के अनुसार ना दी गई हो, तो हम सहायक क्रिया को सही करते हैं। और दूसरा हम नियम देखेंगे जिसमें मुख्य क्रिया को सही किया जाता होगा। तो पहले नियम के अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, राम एंड श्याम इज प्लेइंग। अब यहाँ पे वाक्य आपको लिखा आएगा पीछे कोष्टक में करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप वाक्य को करेक्ट फिर कैसे करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें, राम और श्याम है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो गए दो व्यक्ति, और दो व्यक्ति यदि सब्जेक्ट हो गए तो इज सहायक क्रिया नहीं लगेगी। फिर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा? सब्जेक्ट इज एमआर सहायक क्रिया होती है, फिर आईएनजी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इज सहायक क्रिया कब कब लगती है? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाम और एक वचन होता है। यहाँ पे नाम तो है लेकिन दो नाम हो गए, और दो नाम हो गए तो बहुवचन हो गया। फिर इज सहायक क्रिया नहीं लगेगी। इज की जगह क्या लग जाएगी? आर सहायक क्रिया लग जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, मतलब राम और श्याम खेल रहे हैं। देखिए, अगला वाक्य है ही हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ हैव सहायक क्रिया लगी, मतलब आपको समझ आ रहा प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव सहायक क्रिया होती थी, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता था। यहाँ पे हम देखते हैं ही के हिसाब से क्या हैव होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ही होता है, क्योंकि आपको पता है हैव कब लगता है? आई, वी, यू, दे बहुवचन, तब लगाते हैं हैव। अन्यथा क्या लगता है? हैज। यदि ही, सी, इट नाम एक वचन दिया जाए सब्जेक्ट तो क्या लगाते हैं? हैज। तो यहाँ पे हैव गलत दिया गया है, हैव की जगह हमें हैज करना पड़ेगा, तब करेक्ट सेंटेंस होगा। तो क्या आंसर हो गया? ही हैव की जगह हैज हो जाएगा। गॉन टू स्कूल मतलब वह स्कूल गया है या फिर वह स्कूल जा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला वाक्य, दिस न्यूज आर नॉट ट्रू। अब यहां पे भी हमें करेक्ट करना है, तो यहां पे भी गलती होगी। गलती यहां सहायक क्रिया में ही हो पाएगी, क्योंकि क्रिया तो है ही नहीं, वरना क्रिया में भी गलती होने के चांस हैं। तो यहाँ पे आर सहायक क्रिया में मिस्टेक होगी। अब आर की जगह क्या आना चाहिए? तो देखिए, आर कब आती है आपको पता होगा, जब यहाँ पे बहुवचन हो जाए, या फिर हो सकता है यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, तब आती है आर सहायक क्रिया। बहुवचन आ जाए तब आती है। यहाँ लिखा दिस न्यूज। अब न्यूज जो शब्द है, भले ही लास्ट में एस लगा है, लेकिन न्यूज शब्द एक वचन होता है, और एक वचन के साथ आर नहीं आप लगा सकते, इज लगाना होगा। तो यहाँ आर की जगह इज लगाएंगे, तब आंसर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा दिस न्यूज, आर की जगह इज हो जाएगा, नॉट ट्रू मतलब यह खबर सत्य नहीं है, हो जाएगा आंसर। अगला वाक्य देखिए, वन ऑफ द कूलीज। अब कूली आप जानते हैं, और यहाँ वर सहायक क्रिया दी गई है वेरी स्मार्ट। अब देखिए, यहाँ पे देखें तो बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, यहाँ पे पास्ट की, लेकिन दोनों वाक्यों में कोई क्रिया नहीं, मतलब बिना क्रिया वाले प्रेजेंट और पास्ट की बात हो गई है यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट इतना दिया गया है कि वन ऑफ द कूलीज, फिर वर सहायक क्रिया वेरी स्मार्ट, और ध्यान रखना वन ऑफ के बाद बहुवचन यदि आता है तो इसका मतलब होता है कि उन बहुवचन में से एक की बात करी जा रही है। कूली तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन कूलियों में से एक कूली की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर सहायक क्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की, तो इस वर की जगह पे वाज राइट आंसर होगा। तो देखिए इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि वन ऑफ द कूली, सब्जेक्ट तो वही रहेगा लेकिन सहायक क्रिया वर यहां गलत हो जाएगी, वर की जगह वाज लगाना होगा, और फिर वेरी स्मार्ट मतलब बहुत होशियार। तो कूलियों में से एक कूली बहुत होशियार था। तो देखिए हमने पहला नियम देखा, जब सहायक क्रिया में गलती होती है तो सहायक क्रिया को हम सही करते हैं और करेक्ट सेंटेंस बना लेते हैं। आगे का नियम देखते हैं। दूसरा नियम है मुख्य क्रिया को सही करके। अब मेन वर्ब जो होगी उसमें हो सकता है मिस्टेक हो, हेल्पिंग वर्ब तो अब सही दी जाएगी, लेकिन मेन वर्ब में मिस्टेक दी जाती है। तो मेन वर्ब को हम टेंस के हिसाब से, जिस टेंस में जो मेन वर्ब होती है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, अरुण कट्स हिज हेयर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे वाक्य में क्या मिस्टेक है, क्या खराबी है इस वाक्य में। अरुण के हिसाब से कट्स हो सकता है, हिज हेयर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कभी गलती नहीं होती है। यस्टरडे, देखिए यस्टरडे एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसमें कभी हम गलती नहीं मानेंगे। या तो सहायक क्रिया में गलती मानते हैं या तो हम क्रिया में गलती मानते हैं। यहाँ सहायक क्रिया तो है ही नहीं कि उसमें गलती मान लें, तो यहाँ तो हम इस क्रिया में ही, कट्स में ही गलती मान सकते हैं कि कट्स में ही कुछ गलती होगी। वैसे अरुण के साथ कट्स हो सकता है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन यहाँ यस्टरडे दिया गया ना, यस्टरडे दिया गया है मतलब वाक्य जो है पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, और पास्ट टेंस में कट्स नहीं होता है, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे कट्स की जगह पास्ट सिंपल का सेकंड फॉर्म कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा अरुण कट्स, जो फर्स्ट फॉर्म में एस लगा था अब हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया कट। हिज हेयर यस्टरडे मतलब अरुण ने कल अपने बाल काटे, या उसके बाल भी हम कह सकते हैं काटे, पास्ट सिंपल का है वाक्य तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा। अगला वाक्य है ही गो टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ गो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, वह जाता है स्कूल, डेली जाता है। तो देखिए आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, एस वाला फॉर्म भी आ सकता है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया तो दी नहीं गई कि सहायक क्रिया में मिस्टेक होगी, तो हम गो में ही मिस्टेक मान के चलेंगे। तो यहाँ पता है प्रेजेंट सिंपल में डेली लिखा है, मतलब वाक्य जो है आप प्रेजेंट सिंपल पे बनाएंगे, क्योंकि रोज ये काम करते हैं तो रोज वाला काम जो है प्रेजेंट सिंपल में दर्शाया जाता है, पास्ट सिंपल में हम नहीं दर्शा सकते। तो यहाँ जो गो है प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे यदि इस गो को, तो आपको पता है यदि सब्जेक्ट ही सी इट नाम एक वचन हो तो क्रिया में एस वाला फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ गो में एस वाला फॉर्म आएगा, और एस वाले फॉर्म भी तो एस भी लगता है, ई एस लगता है और आई एस, तीन तरीके से एस वाले फॉर्म बनते हैं। तो पता होगा जब अंत में ओ होता है तो ई एस लगाते हैं, एस एच डबल एस सी एच एक्स ओ, 5 यदि लेटर मिलते हैं लास्ट में तो ई एस लगाया जाता है। तो गो में भी ई एस लगाया जाएगा। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। अगला वाक्य यदि हम देखें तो वन ऑफ द बॉयज ऑफ फ्लाई आ काइट। देखिए हमने ऊपर भी जो वन ऑफ द कूलीज के बारे में एग्जाम्पल दिया था, यहाँ वन ऑफ के बाद फिर बहुवचन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से हम बात कर रहे हैं वन की, एक की बात कर रहे हैं,
और एक की जब बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ना आके क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल में एस वाला फॉर्म आता है। देखिए यहाँ पे वैसे आप सोचें फिलाई की जगह सेकंड फॉर्म कर दें तब भी आंसर सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन पास्ट की ओर हमें कोई संकेत नहीं दिया गया है तो पास्ट तो हम नहीं मानेंगे, प्रेजेंट ही उसे मानना पड़ेगा। और प्रेजेंट यदि मानते हैं तो लड़कों में से एक लड़का पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ फिलाई जो है, फिलाई की जगह फिलाइस आएगा, और फिलाई देखिए वाई है, वाई के पहले यदि व्यंजन है तो वाई को हटा के IES लगाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज, और फिलाई की जगह फिलाइस हो जाएगा आ काइट, मतलब लड़कों में से एक लड़का पतंग उड़ाता है। अगला वाक्य देखिए, ही ऑलवेज कैच बर्ड्स। अब देखिए यहां पे भी हम देखें सब्जेक्ट ही है, ऑलवेज यहाँ एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो क्रिया से पहले आ जाते हैं, तो यहाँ क्रिया तो कैच ही है, ऑलवेज नहीं है कोई क्रिया, ऑलवेज तो एक एडवर्ब है, तो यहाँ कैच में ही मिस्टेक होगी। तो कैच जो है देखिए ही सब्जेक्ट है और ही के साथ कैच। आपको पता है अभी हमने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल यदि वाक्य आप बना रहे हैं तो ही सी इट नाम एक वचन के साथ एस वाला फॉर्म चलता है। तो यहाँ कैच में हम जो है ES लगाएंगे, क्योंकि आपने नियम पढ़ा होगा CH लास्ट में हो, O लास्ट में हो, SH हो, SS हो, तो क्या लगाते हैं अंत में ES लगाते हैं, तो यहाँ ES लगेगा फिर। तो इस प्रकार से आंसर होगा ही ऑलवेज कैचेस बर्ड्स, मतलब वह हमेशा पक्षियों को पकड़ता है। अगला वाक्य देखिए, बोथ ऑफ देम प्लेस टुगेदर, मतलब जो है उनमें से दोनों, ठीक है ना, यहाँ पे वन नहीं आया, बोथ आ गया। बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब दो व्यक्ति, और दो व्यक्ति बहुवचन में आ जाते हैं, और बहुवचन के साथ एस वाला फॉर्म नहीं लगता, केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो प्लेस की जगह हम प्ले करेंगे फिर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, प्लेस हट जाएगा एस, प्ले बस आ जाएगा, टुगेदर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे उनमें से दोनों साथ साथ खेलते हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्ति होंगे या बच्चे होंगे, दोनों बच्चे जो हैं साथ साथ खेलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो लड़के हैं, ऑफन मतलब प्राय है, ये भी जो है एक एडवर्ब है जो क्रिया से पहले आ जाता है। ग्रेट नॉइस मतलब ज्यादा शोरगुल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्रिया है मेक्स, सहायक क्रिया तो है ही नहीं कि उसमें गलती हो सकती हो। यहाँ मेक्स है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, इस क्लास के लड़के, ठीक है ना, मतलब यहाँ लड़के बहुवचन है, इस क्लास के लड़के जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एस वाला फॉर्म नहीं होता है, केवल फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मेक्स ना होके मेक बस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बॉयज ऑफ दिस क्लास वैसे ही रहेगा, ऑफन भी वैसे ही रहेगा, मेक्स की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा मेक बस, ग्रेट नॉइस ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि इस क्लास के लड़के प्रायः ज्यादा शोरगुल ये करते हैं। अगला वाक्य देखिए, ही हैज सेल हिज हॉर्स। अब देखिए ही के साथ हैज तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, सेल नहीं होता है। तो यहाँ सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म होगा, मतलब सेल क्रिया बेचना जो होती है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज सेल क्रिया का थर्ड फॉर्म SOLD सोल्ड कर देंगे, और हिज हॉर्स मतलब उसने अपना घोड़ा बेच दिया है। अगला वाक्य देखिए, ही वॉच टेलीविजन। अब देखिए सहायक क्रिया नहीं दी गई है, क्रिया बस दी गई, तो वॉच में ही मिस्टेक होगी, फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में यदि सब्जेक्ट ही सी इट नाम एक वचन है
तो एस वाला फॉर्म चलता है। तो वाच क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही के साथ नहीं होता, ही के साथ तो एस वाला फॉर्म होता है, और सी एच लास्ट में है तो ई एस हमें लगाना पड़ेगा, वाचेस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ही वाचेस, ई एस जोड़ देंगे, टेलीविजन, मतलब वह जो है टेलीविजन मतलब टीवी को कहते हैं, वह टीवी देखता है। इसके बाद हम देखते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। अब देखिए एम्फेटिक सेंटेंस को हिंदी में प्रभावशाली या जोरदार वाक्य कह सकते हैं। अब एम्फेटिक कैसे बनाते हैं वाक्य, तो देखिए यहाँ पे एम्फेटिक सेंटेंस जो है केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के ही बन सकते हैं। पहला नियम तो ये है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के ही बन सकते हैं। और कैसे बनते हैं, कैसा नियम होता है, तो इस नियम के अनुसार बदलाव होता है। जहां फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल में, उसकी जगह डू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन जहां पे फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगा होता है, वहां उसकी जगह डज लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जहां पास्ट सिंपल का सेकंड फॉर्म आता है, तो उसकी जगह डिड सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के वाक्यों का ही एम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं सीधा हम। देखिए रवि टेल्स आ लाई लिखा है, तो देखिए यहाँ पे अब वाक्य को करेक्ट नहीं करना है, अब एम्फेटिक बनाना हम सीख रहे हैं। तो एम्फेटिक में रवि तो रवि ही रहेगा और आलाई का आलाई रहेगा। बस यहाँ क्रिया का एस वाला फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है तो डज लगा के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो रवि तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो एस वाला फॉर्म था तो डज लगा के फर्स्ट फॉर्म टेल बन जाएगा। आ लाई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। तो रवि डज टेल आ लाई, मतलब हो गया हिंदी में यहाँ पे वाक्य जो था रवि झूठ बोलता है, रवि झूठ अवश्य बोलता है, अवश्य अर्थ निकलने लगता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे रिप्लाई लेटर्स, मतलब वे पत्रों का जवाब देते हैं। अब यहाँ रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा के फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना होगा। तो दे तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डू लगा के आपको रिप्लाई लिखना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं बदल सकता है। तो आंसर क्या हो गया, दे डू रिप्लाई लेटर्स, मतलब वे पत्रों का जवाब अवश्य देते हैं। तो अवश्य अर्थ निकलने लगता है यदि वाक्य एम्फेटिक बना देते हैं तो। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फादर राइट का सेकंड फॉर्म रोट दिया गया है द लेटर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का क्या बनाते हैं, डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फादर तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म, और रोट का फर्स्ट फॉर्म राइट होता है तो यहाँ राइट हो जाएगा, और द लेटर तो ऑब्जेक्ट वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, फादर डिड राइट द लेटर, मतलब पिताजी ने अवश्य ही पत्र लिखा। अगला वाक्य देखिए, सी बॉट, अब यहाँ बाय क्रिया का सेकंड फॉर्म है, बाय खरीदना का सेकंड फॉर्म है, और वूल का मतलब ऊन होता है, ऊन को कहते हैं वूल। तो देखिए सेकंड फॉर्म है यहाँ, तो डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म हमें करना पड़ेगा। तो सी डिड लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म बी यू वाई, वाई क्रिया खरीदना का सेकंड फॉर्म था जी, और फिर ऑब्जेक्ट वूल था, वही का वही लिखा। तो उसने अवश्य ही ऊन खरीदा। अगला वाक्य देखिए, हिज ब्रदर पोसेस, देखिए एस वाला फॉर्म दिया गया तो हमने बताया डज लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो हिज ब्रदर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है पोसेस था एस वाला फॉर्म, इसलिए डज लगा के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, पुस आ जाएगा केवल, क्योंकि आपको डज लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाना। अब ई एस हट जाएगा, द डोर ऑब्जेक्ट जो था वैसे ही आपको लिख देना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका भाई अवश्य ही दरवाजे को धक्का देता है। अगला वाक्य है, यू पॉलिश शूज, पॉलिश मतलब जो है जूतों पे पॉलिश करने की बात हो रही है, तुम जूतों पर पॉलिश करते हो। यहाँ पॉलिश फर्स्ट फॉर्म है
और फर्स्ट फॉर्म है तो पता है डू लगा के पॉलिश का फर्स्ट फॉर्म पॉलिश ही आप लिखेंगे। शूज ऑब्जेक्ट था तो शूज वैसे का वैसा ही रहेगा। आंसर हो गया यू डू पॉलिश शूज, कि तुम जो है अवश्य ही जूतों पर पॉलिश करते हो। तो इस प्रकार से हमने एम्फेटिक सेंटेंस भी बनाना सीख लिए। तो आज हमने करेक्ट सेंटेंस सीखे और एम्फेटिक सेंटेंस सीखे। इनमें अब नहीं हमें लगता है कि आपको कोई भी समस्या होगी। तो ये जो है अच्छे से आप ग्रामर कंप्लीट करते चलिए। धन्यवाद।